आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारुका ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियदीप सिंह नारुका और नारुका ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो? आपका प्यारा सा दोस्त प्रियदीप सिंह नारुका आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आया दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ण विचार। क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ण विचार। जी हाँ दोस्तों, वर्ण विचार हम पढ़ेंगे और वर्ण विचार को दोस्तों अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? फोनोलॉजी। अब दोस्तों आज हम समझेंगे ये वर्ण विचार होते क्या। अब मैं आपको दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इस वर्ण विचार के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि स्वर आ गया, व्यंजन आ गया, वर्ण आ गए, वर्ण विच्छेद आ गए, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ग्रामर में 15% ग्रामर तो इसकी ही एक ही चैप्टर की आ जाती है, सिर्फ वर्ण विचार की। ठीक है, तो इसे तो हम पढ़ते ही हैं, बाकी संधि वगैरह हम सब पढ़ते हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वर्ण विचार। दोस्तों क्या वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। अब ये वर्ण विचार होता क्या है दोस्तों, ये बताता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वर्ण विचार कि प्रत्येक शब्द को बोलते समय मुख से कुछ क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती है। जैसे मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ तो ये क्या है? ध्वनियाँ निकल रही है। ठीक है, ये ध्वनियाँ आप तक पहुँच रही है, ध्वनियाँ निकल रही है। तो दोस्तों इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप समझ गए होंगे, आप चाहे कुछ भी कहिए, है ना, अच्छा कहिए, बुरा कहिए, ठीक है, तो वो सब क्या है? ध्वनि है, यानी कि वो वर्ण है। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले पुस्तक। ठीक है, अब पुस्तक के अंदर दोस्तों वर्ण आ रहे हैं कई, है ना, यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि पुस्तक है, पुस्तक के अंदर कौन कौन से वर्ण आए ये देखिए, जैसे कि प, उ, स, त, अ, क, अ। ठीक है, चलिए जूम करके बताते हैं। देखो दोस्तों जो पुस्तक है, पुस्तक को देखिए शब्द को देखिए, पुस्तक। पुस्तक मतलब कि दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है? अपने पू आ रहा है। क्या आ रहा है? पू। तो पू का प आ गया। अब नीचे हलंत लग रहा है क्योंकि आधा है ना, प, फिर ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए छोटा ऊ लग गया। फिर आ रहा है स, है ना, स आ गया क्योंकि यहाँ पर आधा से आ रहा था, अब आधा से आ रहा है तो सिर्फ स लगेगा। अब स की कोई मात्रा नहीं थी ना, है ना ही इसके लगेगा क्योंकि तो आधा है ना, पहले से ये तो आधा है। ठीक है, तो हमें आधा करने की जरूरत ही नहीं है, तो बस आधा लिख दो। फिर आ गया तय, तो हमने यहाँ पर तय लिख दिया, बस वही का वही, हमने वही तो लिखा है यार, और क्या करा है? तय लिख दिया। तय के बाद में अ लिख दिया उसको, है ना, क्योंकि देखो आपको पता है ना कि प्रत्येक व्यंजन के पीछे क्या लगता है? स्वर लगता है। जैसे है अ निकल रहा है, ठीक है, प तो प में भी अ निकल रहा है, ठीक है, वैसे ही क, अब क के भी अ निकलेगा, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? पुस्तक। क्या बन गया दोस्तों? पुस्तक। अब ये पूरे सेंटेंस क्या है? यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दोस्तों, प, उ, स, त, अ, क, अ, ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये है सब अपने वर्ण। ठीक है, वर्ण, और इन सब वर्ण को मिलाकर एक क्या बनाते हैं? हम एक ध्वनि बनाते हैं, वाह, है ना, फिर ध्वनि से वाक्य बनाते हैं। ठीक है, शब्द बनाते हैं, शब्द। ठीक है, अब दोस्तों जैसे फॉर, और यहाँ पर बालक है, ठीक है, अब ये बालक है ना, इस बालक का भी दिया गया है, बालक का ब, आ, ल, अ, क, अ। ठीक है, फिर हम देखिए ये वर्ण विच्छेद है, वैसे ये मैंने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा इसको अच्छे से नहीं समझेंगे दोस्तों, वैसे भी मैंने इसको पढ़ा चुका है, आप जाके इसे देख सकते हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने निकाल रखी है, ट्रिक के अंदर है वो। ठीक है, अब दोस्तों अब है ये जो वर्ण हम बातचीत कर रहे हैं वर्ण की, ये वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? वर्ण किसे कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। तो वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? किसी भाषा की छोटी से छोटी इकाई, क्या छोटी से भी छोटी इकाई जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि उसे और ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अब देखो वर्णमाला के वर्ण के अंदर दोस्तों एक चीज आती है वर्णमाला। क्या आती है? वर्णमाला। ये वर्णमाला क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को
लिखित रूप में व्यक्त करने वाले चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी देखिए मौखिक हम भाषा बोलते हैं, अब उनमें कोई भी मूल ध्वनियां आ रही है तो उनको हम लिखते रूप में ना, मतलब लिखित रूप में व्यक्त करने वाले चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, है ना। जैसे ये पूरी क्या हो गई? वर्णमाला हो गई, पूरे व्यवस्थित समूह बन गया ना, तो ये होती है वर्णमाला। अब दोस्तों वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? हमें पता है वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। ओके, अब चलिए स्वर व्यंजन को यहाँ पर हम समझते हैं, स्वर और व्यंजन को। तो देखिए स्वर व्यंजन, अब आप मुझे बताइए स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? जी हाँ दोस्तों, स्वर होते हैं अपने 11 और व्यंजन कितने होते हैं अपने? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, कितने होते हैं व्यंजन? 33। अब यहाँ पर हम स्वर को देखते हैं तो इसमें अ आ ई उ, फिर उ री ए आई ओ औ, है ना, ये इसके अंदर अपने आ गए हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों अपने क्या? स्वर माला। ठीक है, स्वर माला फिर बोलो या फिर स्वर बोलिए। ठीक है, फिर अपने दोस्तों यहाँ पर व्यंजन, तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। क ख ग घ ड च छ ज झ, फिर ट ठ ट वर्ग आ गया, कचट टप होते हैं ना। मैं अब इसके आगे हम मतलब पढ़ेंगे सारी चीज़, मैं आपको स्वर के भी रूप बताऊंगा, प्रकार बताऊंगा, व्यंजन के भी बताऊंगा, है ना। तो इस पर ये आ गए दोस्तों ट ठ ड ढ ढ, है ना, कचट टप जो अपने इस पर व्यंजन के अंदर आते हैं ना दोस्तों। ये मैं आपको सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, ये व्यंजन माला इसके आगे हम पढ़ेंगे, तो शुरुआत हो रही है इनसे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर देखिए स्वर और व्यंजन के भेद। लेकिन उससे पहले एक नोटिस यहाँ पर है क्या कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त कुछ और भी वर्ण होते हैं, जैसे अयोगवाह, अनुनासिक। दोस्तों देखिए अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, है ना, अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन भी हम पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन के भी अंदर ही ना कचट टप, है ना, क वर्ग क ख ग घ ड़, है ना, फिर क च छ ज झ झ, फिर ट ट ठ ड ड ड, है ना, तो सब आएगा। फिर आगत ध्वनियाँ, आगत वर्ण, ये भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आगत वर्ण, है ना। कई तो होंगे कि इन्होंने ये पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है कि सबको ये पता हो। दोस्तों ऐसे चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ ना, बस आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लो, रटना नहीं है, बस इनको समझना है आपको। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वर और व्यंजन के भेद। इसके अंदर सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्वर की बात करते हैं तो स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलने में हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, जैसे कि अ, ठीक है, कोई भी रुकावट नहीं आ रही, पीछे कोई भी नहीं रहा, आ ई उ ऋषि, है ना, ऋषि आ गया, ए आई ओ औ, है ना, तो ये सब आ गए अपने स्वर। तो ये तो स्वर है। अब स्वर की डेफिनेशन पता चल गई कि जिन ध्वनियों को बोलने में क्या हो दोस्तों, हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाए, ठीक है, स्वर कहलाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में स्वर है कौन कौन से? 11 स्वर है। ठीक है, कितने स्वर है दोस्तों? 11 स्वर है। अब कौन कौन से है? अ आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है, ये चीज समझ में। अब दोस्तों यहाँ पर हम अब पता करते हैं कि स्वर के भेद। जी हाँ दोस्तों, अब स्वर के कितने भेद होते हैं? आपको पता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं? हाँ, अब तो लिखा हुआ ही आ रहा है दोस्तों। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली सबको आते ही हैं दोस्तों, फिर भी हम ऐसा पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ही है हमारा दोस्तों। क्या है दोस्तों? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है दोस्तों लघु। अब आपने देखे, चलो आप हिंदी के अंदर कोई भी चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं, तो चैप्टर वगैरह के अंदर आपने क्या चीज़ पढ़ी दोस्तों? चैप्टर वगैरह जब भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम, है ना, चैप्टर जैसे पढ़ लिया तो क्वेश्चन आंसर देते हैं, शब्दार्थ के बाद में क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ रहता है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, है ना, फिर आ गया दीर्घ प्रश्न, है ना दोस्तों, ये चीज समझ में आती है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक वे चलता जाता है कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर ही सबसे पहले आता है जो ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। ह्रस्व स्वर किसे कहते थे? तो ह्रस्व का अर्थ होता है लघु,
यानी कि छोटा, ठीक है, क्या होता है, लघु। अब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, क्या लगता है, कम, जैसे कि है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ, कम है ना समय लगता है, जैसे कि क्या अब कुछ भी नहीं हुआ, अगर हम आ बोले तो आ, है ना, लंबा स्वर चल रहा है, लेकिन छोटा, छोटी बोले तो ई, ठीक है, बड़ी बोले तो ई, है ना दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, हस स्वर के अंदर तो हस का मतलब होता है लघु, और इनके स्वर को में उच्चारण क्या होता है, कम होता है, मतलब है ना कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, है ना दोस्तों। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है अ, ई, उ, री, है ना, ऋषि ऋषि। तो दोस्तों पता होना चाहिए हस स्वर के अंदर सिर्फ 4 ही आते हैं, ठीक है। अब सेकंड है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है, मतलब दोस्तों दीर्घ का मतलब होता है दोगुना, मतलब कि आप समझिए दीर्घ का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा, क्या दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा। अब थोड़ा सा बड़ा का मतलब क्या है, थोड़े से बड़े का मतलब है दोस्तों अपने यहाँ पर, थोड़े से बड़े का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हस स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, स्वर जिनमें लघु हस का मतलब होता है अपने लघु, और जिनका कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ और ऋषि ऋषि। लेकिन दीर्घ स्वर में क्या आता है, दीर्घ स्वर में है ना, दीर्घ स्वर में है ना हस स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब बात आती है कि ये दीर्घ स्वर होते कितने हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर होते हैं अपने 7। कितने होते हैं दोस्तों, 7, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा बताऊं तो हस स्वर के अंदर छोटे छोटे वाले वर्ण और मतलब स्वर आएंगे कम कम, है ना, मतलब जिनमें मात्रा नहीं लग रही है, और दीर्घ के अंदर जिन स्वरों में मात्रा लग रही है, ठीक है। अब देखो हस के अंदर आ गए 7, ठीक है, देखो हस के अंदर आ गए 7 प्लस, सॉरी दीर्घ के अंदर आ गए 7, फिर हस के अंदर आ गए 4, तो 7 4 कितने हो गए दोस्तों, 7 4 हो गए अपने पास 11। कितने हो गए दोस्तों, 11, तो 11 हो गए ना दोस्तों, तो मिल गया अपन को अपना जवाब, तो हस स्वर और दीर्घ स्वर। अब बात करेंगे कि इन दोनों में ही स्वर आ गया, क्या आ गया, अरे इन दोनों में ही स्वर आ गया, तो अब इस बेचारे प्लुत स्वर का क्या है, ये प्लुत स्वर है ही क्यों, है क्या मतलब इसका, जब इन दोनों में ही अपने स्वर आ गए, तो इनका मतलब दोस्तों क्या है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि ओम बोलते हैं ना, ओम, देखो कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों है ना, कितने होते हैं मैं आपको बता दूं, प्लुत स्वर दोस्तों 9 होते हैं, ठीक है, यहाँ पर है नहीं वैसे, है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ओम है ना, यहाँ पर ओम क्या है, प्लुत स्वर है। और आप कुछ भी चीज़ देख लीजिए, जैसे कि आप बोलो माँ, है ना, तो है ना ऐसे बोलते हैं माँ, लेकिन अगर अपन बड़ा से बोले कि माँ, तो ये क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं स्वर की मात्राएं। तो स्वर जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो चिन्ह रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसे मात्रा कही जाती है। मात्रा आपको पता ही होगी, है ना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, है ना, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कमल, कलम, है ना, ऐसे छोटे बच्चों की चीज़ है, बट देखो दोस्तों ऐसा नहीं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो क्या पढ़ना है यार, रहने दो, ठीक है। अरे मैं तो कह रहा हूँ रहने दो, मत पढ़ो, लेकिन दोस्तों कभी पेपर में आ गया ना तो मुझे मत पूछना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। बताऊं पेपर वाला क्या सोचता है कि हाँ ये छोटे छोटे, हम सोचते हैं कि छोटे छोटे तो आएंगे नहीं, इनको पढ़ो ही मत हो, क्या पढ़ो मत हो, और पढ़ते नहीं तो फिर क्या होता है, भूल जाते, धीरे धीरे भूलने लगते हो। पेपर वाला वही क्वेश्चन देता है, अपन कहते अरे क्या था उसका, कुछ तो था यार, पता नहीं, ठीक है, अरे उसका हमें पता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो आ में कोई भी मात्रा नहीं आता, जैसे कलम, कमल, ठीक है। आ में आ की मात्रा आती है कान, काला, है ना। ई में छोटी ई की मात्रा आती है किताब, किधर, है ना। बड़ी की मात्रा आती है कीड़ा, कील, है ना। फिर ऊ की मात्रा आती है दोस्तों बड़ा उगी, फिर आपने ऋषि, ऋषि की मात्रा आती है दोस्तों। तो ये मात्रा देखिए आप पढ़ सकते हैं, वैसे भी हमें पता है कि हाँ ये होती है, ठीक है। अब भी दोस्तों अयोगवाह क्या है दोस्तों, अयोगवाह। अब इस अयोगवाह को मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, अयोगवाह होते क्या हैं। तो दोस्तों अंग और अह, क्या दोस्तों, अंग और अह, ये अंग और अह होते हैं ना दोस्तों, तो यही होते हैं अपने अयोगवाह। अब आप कहोगी कि हमने एक और चीज़ पढ़ी है, ये हम पढ़ते हैं ना, ये
ये भी तो हम पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं अनुनासिक। मैं आपको भी बताता हूँ। देखो अयोगवाह ये होते हैं अंग और अह, तो इसमें अंग को कहते हैं दोस्तों अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग। दोस्तों यह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, ठीक है, ये बिंदु 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 इतने सारे बिंदु बना दिए, ठीक है, ये बिंदु होते हैं, ठीक है। जैसे कि अंग से अंगूर में लगता है, प से पतंग में लगता है ना, ठीक है दोस्तों। अभी शिरोरेखा के ऊपर बिंदु पे लगता है, ठीक है, के रूप में है ना प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग, गंगा, घंटी, चंचल आदि, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। किससे? अंग, अह, पतंग, है ना, पतंग, है ना, गंगा, अंग, तो ये सब किससे उच्चारण कहाँ से हो रहा है दोस्तों? नाक से होता है। किससे? नाक से होता है। किसी वर्ण का पंचम वर्ण अर्थात याण, मतलब या, ण, न, फिर ड और म, ठीक है, और मैं जब अपने वर्ग के किसी अन्य व्यंजन के साथ आता है तो अपने से पहले वाले वर्णों में अनुस्वार रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि देखिए ये है ना अपने पास ये कि याण, न, ड, म, तो इनमें क्या हो दोस्तों, अगर क्या हो इनके वर्ग में अन्य व्यंजन है ना साथ आता है, ठीक है, कोई भी, जैसे कि मान लो न ले लिया तो न ले लिया, अब न से यहाँ पर नल ले लिया अपन ने, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या ले लिया? नल ले लिया। अब यहाँ पर हमने नल लिया तो ये पूरा क्या बन गया? अपने शब्द बन गया, वर्ण से शब्द बन गया, तो ये पूरा क्या है? साथ आता है ना, तो अपने पहले वाले वर्ण के ऊपर है ना हम तभी लगाते हैं। देखिए मान लो कोई भी अंग, चलो अंग पे तो लगा दिया, मान लो म है आपके पास, अब आप ऐसे नहीं लगा सकते कि मंग के ऊपर बिंदी लगा दिया, नहीं। अगर यहाँ पे कुछ हो, मान लो मंत्र हो, मंत्रो, फिर आपने बिंदी लगाई, यानी कि फिर आपने अनुस्वार लगाया, तब ये अनुस्वार माना जाएगा, ठीक है, मतलब मैं के ऊपर अनुस्वार है, ठीक है, ये चीज थी। यहाँ पर विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का उच्चारण है की तरह किया जाता है, ठीक है, जैसे कि अतः है ना, लास्ट में है आ रहा है, ठीक है, प्रातः है ना, है ना। अब इनके पीछे क्या आता है दोस्तों? विसर्ग आते हैं, ठीक है। यह किसी वर्ण के पीछे है ना, पीछे के रूप में प्रयोग किया जाता है इस तरह का, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं आ रहा हो तो जूम कर देता हूँ, ये देखिए इतना जूम कर दिया, और जूम कर लूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा जूम नहीं होता, पिक्सल नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ समझ में आई ना आपको? अब मुझे बताओ सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपन अनुनासिक। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या आता है? ये जो चंद्र बिंदु हम लगाते हैं ना, उससे कहते हैं हम अनुनासिक। तो अनुनासिक का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के ऊपर क्या जैसे जाता है, जैसे कि अनुस्वार में किया जाता है, ठीक है, जैसे पाँव, गूंगा, चांद आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, ठीक है, ये चीज भी समझ में आई। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सब थे अपने स्वर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन व्यंजन की। तो जो ध्वनियां मुख से किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण दोस्तों स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बोला मैं, तो मैं की इधर आवाज किसकी आती है दोस्तों? है अ की भी आती है। किसकी? जैसे मैं बोला तो मैं में किसकी आवाज आती है? मैं में आती है अ की आवाज, ठीक है। मैं अ की आवाज आ रही है, तो प की आवाज आ रही है ना दोस्तों, वह तो वह की आवाज आ रही है ना। अब बात करते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? व्यंजन के होते हैं 3। देखो स्वर के भी 3 और व्यंजन के भी 3, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं व्यंजन में? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अपने स्पर्श व्यंजन क्या है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को मैं आपको बताता हूँ कि जिन व्यंजनों को बोलते हुए कंठ से निकली हुई वायु मुंह के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है, इन्हें 5 अंगों में बांटा गया है। अगर आपको दोस्तों याद नहीं हो तो एक ट्रिक है कचट तप। क्या है दोस्तों? क च ट त प।
जी हाँ, ये ट्रिक है कचट तप, है ना। इतना सा याद कर लीजिए। देखिए क वर्ग च वर्ग त ट प कचट तप। अब इसके द क ख ग घ ड़, है ना, च छ ज झ या, है ना, ट ठ ड ढ ण। फिर क्या आ गया, त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये पूरे अपने क वर्ग, है ना, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होते हैं, यानी कि कचट तक। ठीक है, क से लेकर म तक क्या होते हैं, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन। अब बात करते हैं आगे अपन दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। किसकी बात करते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिसे हम कहते हैं, देखो इन व्यंजनों की स्थिति और स्वर और व्यंजनों के बीच में होती है। मतलब कि दोस्तों अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजनों के कहाँ पर होती है, बीच में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों, बीच में। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों आप लोग इन्हें बोलते समय सांस मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है, लेकिन रुकावट बहुत कम होती है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से आपको पता है ना दोस्तों, य र ल व, बस इतना सा है, य र ल और व, बस य र ल व आ गया। ठीक, देखो म तक हो गया, फिर म के बाद में य र ल व, है ना, य र ल व आ गया। फिर य र ल व के बाद में दोस्तों उष्म स्वर यानी कि श है, स है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, है ना, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, उष्म व्यंजन कहते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोलते समय वायु मुंह के किसी न किसी भाग को रगड़ खाती है ना, जैसे कि श है। तो दोस्तों श है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने श है। तो दोस्तों अब आप कहो कि, है ना, इनमें है क्या अंतस्थ नहीं, यहाँ पर श है, इनमें उष्म व्यंजन में है क्या, उष्म यानी कि उष्मा निकल रही है, जैसे कि स ह प, है ना, तो क्या उष्मा निकल रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, उष्म व्यंजन में य र ल व और अंतस्थ व्यंजन में उष्म व्यंजन के अंदर तो श है और अंतस्थ व्यंजन के अंदर य र ल व। अब बात करते हैं अपन संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन दोस्तों उष्म व्यंजन के भाग ही है ना, उष्म व्यंजन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, श्र त्र ज्ञ श, क्या दोस्तों, श्र त्र ज्ञ और श, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये दोनों व्यंजन से मिलकर बने हैं और अपने मूल व्यंजन से भिन्न रूप में है। जैसे कि दोस्तों ये जो श है यानी कि जो श क्षत्रिय वाला किससे बनता है, क और श से, किससे, क और श से। फिर बात करते हैं श्री में जो श्र आता है, ठीक है, ये वाला श्र आता है, ये किससे बनता है, श और र से। फिर त्रिशूल वाले में त और र से बनता है। और जो हमारा लास्ट है, लास्ट कौन सा है दोस्तों, लास्ट है अपने ज्ञ, तो ज्ञ किससे बनता है, ज और या से। ठीक है, तो ये है हमारे। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं और अपने मूल व्यंजन के रूप में ही होते हैं दोस्तों। जैसे कि क ख है तो मक्खी। अब दोस्तों कुछ भी नाम बोलिए, जैसे कि मान लो जक्खी नाम हो किसी का भी, तो जक्खी में क और ख आ रहा है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों व्यंजन आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग, एक आधा आ रहा है और एक पूरा आ रहा है और दोनों मिल रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों संयुक्ताक्षर, संयुक्त है। ठीक है, जैसे कि ज्योत्सना है ना, क्या आगे इसके अंदर ज्योत्सना है ना, त और से आ गया, त स प्लस न है ना, तस्न। अब आ गया दोस्तों लास्ट हमारा द्वित्व व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, द्वित्व व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वित्व, देखो चलो शब्दों में गौर करते हैं। द्वित, चलो यहाँ पर जूम कर दिया मैंने। ठीक है, द्वित का मतलब होता है, देखो द यानी कि दो। ठीक है ना, वित्व है ना, व्यंजन यानी कि जिसमें दो व्यंजन आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दो व्यंजन आ रहे हैं, क और क, तो कक बन रहा है ना, जैसे कि मक्का। अब मक्का के पीछे लग रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि त और त आ रहे है ना, बनकर बन रहा है छत्ता, है ना, त और त आ रहे हैं ना दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अतिरिक्त व्यंजन।
ठीक है, क्या बढ़ते हैं अब ये तो थे हमारे व्यंजन और स्वर। ठीक है, अब हम और चीजें बात करते हैं जिसके अंदर आता है सबसे पहले हमारा अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियां भी विकसित हो गई है, जैसे ड और ढ। ये दोनों क्या हो गई दोस्तों, ये दोनों अपने ड और ढ विकसित हुई है, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। सॉरी, जैसे कि मोड़, सड़क, पकड़, और ढ में है ना, ढ से ढक्कन वाला, गड़, पड़, कर आदि। ठीक है, ये होते हैं अपने अतिरिक्त व्यंजन। अब दोस्तों बात आती है आगत ध्वनियाँ। क्या आती है आगत ध्वनियाँ? आपने पढ़ा है क्या आगत ध्वनियाँ? ठीक है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें तो सिर्फ समझना है। तो मैं आपको समझाता हूँ आगत ध्वनियाँ होती क्या दोस्तों। आगत ध्वनियाँ शब्द को देखिए, आगत ध्वनियाँ यानी कि आग यानी कि आती है, आगत यानी कि आती है, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ है ना जो पहले प्रयोग नहीं थी। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में शब्दों के हिंदी प्रचलित होने के कारण प्रयोग क्या होते हैं दोस्तों, होने के कारण प्रयोग में आने लगी है। इन्हें आगत ध्वनियाँ कैसे? अब आगत ध्वनियाँ कौन सी होती है? क, ख, ग, ज, फ, ओ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जूम करता हूँ तो जूम करने पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पर देखिए, इन शब्दों को देखिए, इन शब्दों में क्या दिख रहा है दोस्तों? एक चीज दिख रही है, यहाँ पर बिंदी दिख रही है, यहाँ पर भी बिंदी, यहाँ पर भी बिंदी, यहाँ पर बिंदी, यहाँ पर भी बिंदी। मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ दोस्तों, अगर अंग्रेजी लिखूँ मैं, ये अंग्रेजी, तो बताओ मैं इस तरह से अंग्रेजी लिखूं, ये सही है गलत? तो गलत है। यहाँ पर है ना, ज के नीचे ये क्या आती है? ये आता है अपना ज के नीचे आगत, है ना, क्या आता है दोस्तों? ये आगत ध्वनियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके नीचे क्या है ना, नुक्ता। इसे कहते हैं दोस्तों नुक्ता। नाम याद आ गया, नुक्ता। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों इन्हें? नुक्ता। ठीक है, क, ख, फ और ओ। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, आगत ध्वनियाँ हिंदी में प्रचलित है, जैसे ऑफिस, ताक, मखमल, बाग, सजा, है ना, सजा के आगे क्या है? फू, फन आदि। ठीक है, वर्तमान में क, ख, ग का हिंदीकरण हो चुका है। जी हाँ, क, ख, ग, है ना, जबकि ज और फ अभी भी अपने मूल रूप में नुक्ता सहित प्रचलित है दोस्तों। और आपको पता है ये जो ओ है ना, ओ, ये वाला ओ, अगर आपसे पूछ लेना आगत स्वर, तो आगत स्वर ही है दोस्तों। आगत स्वर किसे कहा जाता है? ओ। अब आगत स्वर किसे कहते हैं ये भी बता दूं, जो अंग्रेजी से यानी कि इंग्लिश से हिंदी में आए, अंग्रेजी से हिंदी में आए, उन्हें कहते हैं आगत स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों र के विभिन्न रूप। अब र तो आप जानते ही होंगे, है ना, तो र के भी दोस्तों विभिन्न रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पसीना आ चुका है दोस्तों, आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, आप भी पसीना बहाओ, पढ़ पढ़ कर पसीना बहाओ मेरे दोस्तों। र के विभिन्न रूप देखो, हिंदी भाषा में र कई तरह से प्रयुक्त है, सामान्य रूप में और चिन्ह रूप में। ठीक है, अब ये सामान्य रूप में तो ये र आ गया सामान्य रूप में। चिन्ह रूप में दोस्तों दो प्रकार के है ना, ये तो सामान्य रूप में रथ, रस्सी, सारथी, राम, राजा आदि, है ना। अब ये जो र है इसके है ना चिन्ह रूप में बात करें तो र और ये र पदेन और र रेफ। ठीक है, र रेफ की मात्रा ये वाली आती है, ये ऊपर एसी वाली। ठीक है, और र पदेन में एसी आ जाती है और एसी आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर्म, कार्य, कर्ण आदि, और पर्ण, प्रेम, चक्र, ट्रेन, डम आदि। अगर इनको दोस्तों याद करने की अगर मैं ट्रिक बताऊं तो इनकी एक ट्रिक है याद करने की, जिनसे मैंने भी याद किया है दोस्तों। ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक है दोस्तों, देखिए र में रेफ, रेफ का मतलब है ना, समझिए दोस्तों ऊपर। ठीक है, रेफ का मतलब समझिए ऊपर। और दोस्तों र पदेन आ रहा है, पद यानी होता है दोस्तों पैर। क्या होता है? पद यानी होता है पैर, यानी कि पैर। अब पैर कहाँ होते हैं? अरे पैर तो नीचे होते हैं ना मेरे दोस्तों। कहाँ होते हैं? पैर नीचे ही तो होते हैं। तो जहाँ पर नीचे होते हैं
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे का जो आ रहा है, जैसा ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये जो नीचे वाले जो सभी आते हैं ना, ये चिन्ह रूप में होते हैं। अब आप कहोगे कि ये भी तो आता है ना, जैसे क है तो नीचे ये ऐसा आता है, क्या ये भी र रेफ होता है, सॉरी र पदेन होता है? नहीं, र रेफ तो दोस्तों ऊपर आता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें कहीं कि इसको र रेफ बताना है तो क्र या फिर क्र, है ना, ये वाला, ठीक है। जैसे कि ट्रक में ये वाला आता है, और मान लो क्रम, तो क्रम में ये सिर्फ एक ही आता है। जैसे कि पृथ्वी, है ना, यहाँ पर लिख दो पृथ्वी, तो पृथ्वी में जो प्र आता है वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये चीज समझ में है ना। अब दोस्तों बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। तो वर्ण विच्छेद यहाँ पर आ गया, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद में वर्तनी तथा अनुच्चारण को समझने में सहायता मिलती है, ठीक है। कुछ शब्दों के वर्ण विच्छेद दोस्तों, प्रेरणा, प्रकृति, परीक्षा, स्वतंत्रता और पाठशाला। दोस्तों वर्ण विच्छेद मैंने पढ़ा दिए हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। अब आएगा दोस्तों मुकाबला टक्कर का। दोस्तों चलो, इतनी देर मैंने आपको पढ़ाया, क्या? अरे इतनी देर मैंने आपको पढ़ाया, अब बारी आती है कि आपसे टेस्ट भी तो पूछा जाए। देखा किसकी भैंस पानी में गई और किसने अपनी भैंस को पानी से निकाल लिया। तो दोस्तों सही उत्तर देना है आपको, सही चिन्ह लगाइए, ठीक है। अब दोस्तों अब लगेगी तुम्हारी बैंड, तो अब बजाऊंगा तुम्हारी, देखा है ना। कमेंट में बताना किस किस के सही आंसर आया, आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि किसे कहा जाता है? अरे किसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि? अरे किसी भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ण सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा अंग्रेजी के प्रभाव में कौन सा स्वर हिंदी में स्वीकार हुआ? अरे अंग्रेजी से, है ना, हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में कौन आया है? आगत स्वर। आगत स्वर बोले तो ओ, अरे ये वाला ओ दोस्तों, ठीक है। अब बताओ ये श क्या है? श है, तो ये तो उष्म व्यंजन आ गया, ये उष्म व्यंजन, ये आगत स्वर, और ये क्या आ गया? ये आ गया अपने अतिरिक्त व्यंजन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ओ। अब दोस्तों ग वाला सवाल है, मुख से बिना रुकावट से निकलने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, फटाफट से बताओ क्या कहते हैं? मुख से बिना रुकावट निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं अपन स्वर, ठीक है। अगर व्यंजन की सॉरी यहाँ पर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में तो स्वर की सहायता लगती है, ठीक है, आपको पता है, पीछे स्वर की सहायता हमें लगती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अपने स्वर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये र ल व व्यंजन वर्ग में आते हैं। अब बताओ किस किस में आते हैं? ऑप्शन है उष्म, अंतस्थ और स्पर्श। क्या है? उष्म, अंतस्थ और स्पर्श। बताओ भाई साहब। अरे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ के अंदर य र ल व, स्पर्श के अंदर कचटप, अरे मेरे दोस्तों कचटप आता है, और उष्म के अंदर श है। तो ये था दोस्तों अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण सवाल, है ना। और महत्वपूर्ण सवाल के साथ साथ जो आपका जो वर्ण विचार है, फोनोलॉजी है, आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। करीबन मेरे हिसाब से आधे घंटे की वीडियो तो बनी ही गई होगी। देखो दोस्तों पसीना आ रहा है मेरे दोस्तों, बहुत खतरनाक पसीना आ रहा है। अभी जैसे वीडियो खत्म होगी ना, भाई साहब टावल लेके पूरा पूछूंगा मैं। अब आप देखिए कितना पसीना आता है दोस्तों, आप भी, अरे जब मुझे पढ़ाने में पसीना आ रहा है तो आपको पढ़ने में कितना पसीना आएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मुझे तो पढ़ाने में बोल बोल के, है ना, समझाना पड़ता है, बट आप तो चुपचाप बस इसे पढ़ते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये है अपने वर्ण विचार फोनोलॉजी, आपको उम्मीद करूंगा बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, क्योंकि यार दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।